नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने बताया कि फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली से पात्र लाभार्थियों का स्वतः चिन्हीकरण होगा और उनकी सहमति मिलने पर पेंशन सीधे स्वीकृत की जाएगी। वर्तमान में 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण पेंशन से बाहर रह जाते हैं। नया फैसला इसी समस्या को हल करने पर केंद्रित है। नई व्यवस्था में फैमिली आईडी के आधार पर उन नागरिकों की सूची स्वतः तैयार होगी जिनकी आयु अगले 90 दिनों में 60 वर्ष होने जा रही है। ये सूची एपीआई के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर भेजी जाएगी। विभाग सबसे पहले एसएमएस, व्हाट्सएप और फोन कॉल जैसे डिजिटल माध्यमों से पात्र नागरिकों से सहमति लेगा। जिनकी सहमति डिजिटल रूप से नहीं मिलेगी उनमें ग्राम पंचायत सहायक, कॉमन सर्विस सेंटर या विभागीय कर्मचारी भौतिक रूप से संपर्क करेंगे। दोनों स्तरों पर सहमति न मिलने पर ऐसे नाम प्रक्रिया से हटा दिए जाएंगे। सरकार एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध करवाएगी जिसमें लाभार्थी पासबुक की तरह अपने सभी भुगतान देख सकेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय आज मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है, जो सोशल सेक्टर को, सामाजिक क्षेत्र को बहुत दीर्घकालिक परिवर्तन की राह दिखाएगा। जिस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने की व्यवस्था है, उसमें आपने भी पढ़ा होगा कि किसी को मृतक डिक्लेयर कर दिया गया जबकि वो जीवित था, और अन्य भी कारणों से किसी की पेंशन रुक गई या किसी की नई पेंशन बनने में कठिनाई हो रही थी। तो काफी कुछ हम लोगों ने ठीक किया, लेकिन उसको और अच्छा करने पे विचार बना, जिसको मोदी जी बोलते हैं ई गवर्नेंस से हमको अब बढ़ना है इजी गवर्नेंस की ओर। तो ऑनलाइन तो सब कुछ है, लेकिन उसको और अच्छा कैसे किया जाए, इस पे विचार हुआ। सरकार ने एक फैमिली आईडी नाम से सॉफ्टवेयर तैयार किया, जो कि करीब 25-30 विभागों से जुड़ा हुआ है, और उसके जरिए अगर समाज कल्याण की बात करें तो हमको मालूम है कि ऐसे कितने लोग हैं जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं, यानी जिनकी 60 वर्ष से ऊपर उम्र हो गई है और वो इनकम क्राइटेरिया भी पूरा करते हैं। जब हमको पता है तो फिर उनसे क्या आवेदन भरवाना और क्या उनके प्रिंट आउट लेना, क्यों ना उनको सीधे पेंशन दे दी जाए। इस विचार पे अध्ययन हुआ, चर्चा हुई, तो मालूम हुआ कि नहीं, हम लोग को एक बार उनकी सहमति लेना जरूरी है पेंशन स्वीकृत करने से पहले, क्योंकि क्या पता मृत्यु हो गई हो, क्या पता आय प्रमाण पत्र पुराना है, इसके बाद में उनके बेटी की नौकरी लग गई हो, बेटे की नौकरी लग गई हो। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए अब आज जो मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है, फैमिली आईडी के जरिए हमको मालूम होगा कि ये लोग 60 साल से ऊपर हैं या अगले 3 महीने में 60 साल के होने वाले हैं। उनको कोई आवेदन नहीं करना होगा, कहीं नहीं जाना होगा उनको। विभाग स्वयं उनको संपर्क करेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या उनके घर जाकर के, और उनको अवगत कराएगा, दादी, चाची, अम्मा, आप पेंशन के लिए, हाँ, मतलब हम अभी से प्रोसेस शुरू करेंगे तो 3 महीने में हम पूरा कर लेंगे। टारगेट ये है कि जिस महीने जो पात्र वरिष्ठ जन 60 वर्ष के हो रहे हैं, उसी महीने से उनकी पेंशन ऑटोमेटिक चालू हो जाए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने भारी बहुमत के साथ शानदार जीत दर्ज की है। इस चुनाव ने न सिर्फ बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदल दी है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा पर भी असर डाला है। चुनावी नतीजों से यह साफ हुआ है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चुनाव के सबसे बड़े विजेता रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के अन्य विपक्षी दलों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। बिहार में प्रचार के दौरान सीएम योगी ने एनडीए उम्मीदवारों के लिए आक्रामक और प्रभावशाली प्रचार किया। शुरुआत में उनके 20 रैलियों का कार्यक्रम था, जिसे बढ़ाकर उन्होंने 31 रैलियों और सभाओं में भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने एक रोड शो भी किया। परिणाम स्वरूप उनके प्रचार के तहत 31 में से 27 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे, यानी उनका स्ट्राइक रेट 87% से ज्यादा रहा। एनडीए नेताओं का मानना है कि योगी की लोकप्रियता और आक्रामक चुनावी शैली ने पूरे चुनाव प्रचार को एनडीए के पक्ष में मोड़ दिया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में 22 सीटों पर महागठबंधन के लिए प्रचार किया, लेकिन इन 22 में से केवल 2 ही सीटें जीत पाई और उनका स्ट्राइक रेट मात्र 9% रहा। इसके प्रचार के बावजूद बड़े नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए। दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती ने कैमूर जिले की भभुआ सीट पर प्रचार किया और कुल 5 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। इनमें से सिर्फ एक उम्मीदवार जीत सका।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू करने की घोषणा की है और इस घोषणा के अंतर्गत नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। सरकार द्वारा विद्युत बिल राहत योजना के अंतर्गत बकाया धनराशि को एकमुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100% और मूलधन में 25% तक छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले दबे न रहे और साथ ही राज्य का बिजली वितरण व्यवस्था आर्थिक रूप से मजबूत हो। और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़े मेरठ समेत 14 जनपदों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये राहत की खबर है। इस योजना से एक और जहां सरकारी खजाने में भारी राजस्व की वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत प्राप्त होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को फतेहपुर स्थित नूरी जामा मस्जिद पर आगे किसी तरह की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की पीठ ने नूरी जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति की एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने कहते हुए अदालत का रुख किया था कि अधिकारियों द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद मस्जिद के ढांचे का एक हिस्सा पहले ही गिरा दिया गया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कहा कि मस्जिद से सटे मार्ग का चौड़ा करने के उद्देश्य से ध्वस्तीकरण किया गया है और हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने इस बयान की तथ्यात्मक शुद्धता से इनकार किया है और कहा कि यह कार्य विलंबित है और यदि सुनवाई की अगली तिथि तक इसे सुरक्षित नहीं किया गया तो इसे और ध्वस्त कर दिया जाएगा। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 17 नवंबर तय की है। नोएडा के सेक्टर 39 निवासी मोनू सोलंकी ने अपनी प्रेमिका प्रीति यादव की हत्या करने की बात पुलिस के सामने कबूल कर ली है। प्रीति का शव 5 नवंबर को सेक्टर 82 के नाले में मिला था और शव का सिर और दोनों हथेलियां अलग थी। पुलिस ने 5000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और करीब 1100 वाहनों की निगरानी की, जिसके बाद आरोपी तक पहुंच बन पाई और मोनू और प्रीति के बीच करीब 3 साल से प्रेम संबंध चल रहे थे। मोनू ने बताया कि प्रीति अक्सर उसके घर आती जाती थी और आर्थिक मदद भी लेती थी। धीरे धीरे प्रीति ने मोनू पर दबाव डालना शुरू किया कि वह अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करे। मोनू ने शादी करने से इनकार कर दिया तो प्रीति ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। मोनू ने कहा कि पिछले 6 महीने से प्रीति मुझे मानसिक रूप से परेशान कर रही थी और कई बार मेरी बेटी के बारे में भी अपमानजनक बातें कही थी और इसके बाद मैंने उसकी हत्या की योजना बनाई। सुनसान जगह पर मोनू ने अचानक गंडासे से प्रीति के सिर पर वार कर दिया और वार इतना तेज था कि उसका सिर शरीर से अलग हो गया। इसके बाद मोनू ने दोनों हाथों की हथेलियां काट दी ताकि फिंगरप्रिंट पहचान ना हो सके। शव को चादर में लपेटकर नाले में फेंक दिया। हत्या में इस्तेमाल गंडासा, प्रीति के कपड़े और अन्य सबूत भी नाले में फेंक दिए। डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि यह मामला ब्लाइंड मर्डर था और बस और उसके ड्राइवर मोनू सोलंकी तक पहुंचने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र 39 में एक महिला की लाश मिली थी नाले में, जिसमें आइडेंटिफिकेशन के जो भी चिन्ह थे वो नहीं पाए गए थे और वहां से रिकवर किया गया। तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया थाना क्षेत्र में और उसके बाद बहुत सारी टीमें इसमें लगाई गई, जिसमें मुख्य रूप से 9 टीमें तैयार की गई तात्कालिक रूप से और उसके बाद उनको अलग अलग टास्क दिया गया। टास्क के रूप में घटना के अनावरण के लिए कुछ कैमरे, जो 5000 लगभग कैमरे हम लोगों ने ट्रैक किए, वो चेक किए गए। रूट जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट थे उसको डेडिकेटेड रूप से टीमें लगाई गई उसको चेक करने के लिए और उसके बाद लगभग 1100 वाहनों को ट्रैक किया गया इसमें और आने जाने वाले जितने वाहन थे उनको जीरोइंग करते हुए हम लोग 44 गाड़ियों को जीरोइंग किए कि ये संदिग्ध अवस्था में है या इनकी एक्टिविटीज कुछ सस्पिशियस लग रही है। उसको भी उनके ड्राइवरों को, मालिकों को और अन्य लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा सर्विलांस के लगभग 60-70 हजार नंबरों को भी हम लोगों ने ट्रैक किया, वहां से आइडेंटिफिकेशन के लिए लिया। हमारी आईएसटीएमएस में जो टीमें लगी हुई थी उन्होंने अलग से इसको ट्रैक किया और लगातार बहुत सारी टीमें बना करके हमने अन्य जनपदों में, नजदीक के जनपदों में भेजा, जिसमें बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मथुरा, दिल्ली, अन्य स्थानों पे थाना वार टीमें बना करके भेजी गई और उनको जो आइडेंटिफिकेशन का बॉडी पे सिर्फ एक ही चिन्ह था कि पैर में बिछुए पहने हुए थे, इसको लेकर के एक फोटो बनाया गया, एक पैम्पलेट बनाया गया और उसमें उसके विवरण को लिख करके जो बॉडी लगभग 5 फीट 4 इंच के अराउंड अनुमानित की गई थी उसको और जो आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स था, चिन्ह, वो बिछुआ पहना हुआ पैर में, उसको लेकर के 40 लोगों की टीम सभी थानों पे जो दिल्ली के थे, अन्य जनपदों के थे, वहां पे भेजा गया। वहां पे जितने भी मिसिंग रिपोर्ट थे उसकी एनालिसिस कराई गई और उसके अलावा
जो डीसीआरबी में रिपोर्ट होती है मिसिंग की, उसको एनालिसिस कराई गई। जो भी अनवर्कआउट केस थे उसको आइडेंटिफाई कराया गया, उनसे संपर्क किया गया, उनको पहचान के चिन्ह भेजे गए और उनसे वार्ता की गई और इस तरीके से लगातार टीमें दिन रात लगी हुई थी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के 8वें दिन दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा के दौरान बीमार हो गए। यात्रा के दौरान बुखार और थकान के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। कोसीकला की मंडी से शुरू हुई इस 15 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कमजोरी महसूस हुई। खासकर गांव अजीजपुर के पास नेशनल हाईवे पर चलते हुए वे कई बार सड़क पर लेट गए क्योंकि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने पहले ही उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन सनातन धर्म के प्रति उनके प्रेम और लोगों के उत्साह को देखकर उन्होंने यात्रा रोकने की बजाय उसे जारी रखने की बात कही थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यात्रा के उद्देश्य को फिर से स्पष्ट करते हुए कहा कि ये यात्रा 150 किलोमीटर लंबी है और इसका मुख्य उद्देश्य समाज में समता और हिंदू एकता बढ़ाना है। उनका कहना था कि वे इस यात्रा के माध्यम से देश में छुआछूत और भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं। लखीमपुर खीरी में एक गंभीर सड़क हादसा हो गया जिसमें बाइक पर सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना मीरा थाना क्षेत्र के नहर पुल के पास हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पलिया से ड्यूटी खत्म कर तीनों घर लौट रहे थे और इसी दौरान उन्हें अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के बाद वाहन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अज्ञात वाहन की पहचान करने और चालक को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान लेकर मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे से इलाके में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जो भी हादसे के दौरान मौजूद थे या घटना के बारे में जानकारी रखते हैं वे पुलिस को सूचना दें। मृतकों की पहचान रोहित गुप्ता पडारिया, हाशिव नबूपुरवा और संदीप शुक्ला बिजुआ के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पुलिस ने एक सशस्त्र मुठभेड़ में शातिर अपराधी को घायल अवस्था में दर्द दबोच लिया है। गिरफ्तार बदमाश ने 10 दिन पहले पलहनी क्षेत्र में एक महिला की चेन लूटी थी। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा मिसफायर कारतूस, लूटी गई चेन, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। इस मुठभेड़ में उसका एक साथी फरार है जिसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस उपाधीक्षक शुभम तोदी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि लूट में शामिल एक आरोपी अवैध असला और लूटी गई चेन के साथ बाइक से बिहार भागने वाला है। इस पर पुलिस टीम ने टोरा टेउर नेर पटरी के करणपुर पुल के पास चेकिंग शुरू की और इस बीच बाइक सवार युवक पुलिस को देखते ही भागने लगा और फिसलकर गिर पड़ा। गिरते ही वह पुलिस टीम पर फायर करने लगा। बताया जा रहा है कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया। गोली उसके पैर में लगी, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश की पहचान थाना रानी की सारी के सेठफल गांव के निवासी राजकुमार उर्फ डिम्पल 35 वर्षीय के रूप में हुई है। वह शातिर किस्म का अपराधी है और कई आपराधिक मामलों में जेल भी जा चुका है। उत्तर प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ रही है और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में इस समय कोई सक्रिय मौसम तंत्र मौजूद नहीं है, लेकिन पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों से आ रही ठंडी और शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं तापमान में गिरावट ला रही हैं, जिसके चलते मध्य यूपी में आंशिक शीतलहर की संभावना बढ़ी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ स्थानों पर यह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नीचे भी जा सकता है, जिसके चलते विशेष रूप से मध्य उत्तर प्रदेश में देर रात और सुबह भोर के समय आंशिक शीतलहर की स्थितियां बन सकती हैं। मौसम विभाग ने नागरिकों को रात में अतिरिक्त सावधानी बरतने, गर्म कपड़ों का उपयोग करने और बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने की सलाह दी है। वहीं राज्य के आगरा, मथुरा, हाथरस, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कानपुर सहित कई जिलों में कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।